दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो से। वियतनाम देश की सबसे बड़ी सिटी हो ची मिन से हॉस्टल से जस्ट अभी चेकआउट कर रहा हूँ और एयरपोर्ट के लिए टैक्सी लेके एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फ्लाइट लेके पहुंचेंगे आज एक और नए देश, किधर? लाओस। चलो पहले चाबी दे दूँ हॉस्टल की। ये था भाई हॉस्टल अपना मोबिलेट। ये बाहर रिसेप्शन पे बिल्लियाँ बैठी है खूब सारी। टैक्सी आ गई भाई अपनी और टैक्सी के नाम पे फॉर्च्यूनर आई है। ये देखो। हेलो। वियतनाम की करेंसी दोस्तों आप लोग जानती हो है वियतनामीज डोंग। और मेरे हॉस्टल मैंने हालांकि प्राइवेट रूम ले रखा था, आपने कल वाली वीडियो में देखा। मेरे हॉस्टल से है एयरपोर्ट 7.5-8 किलोमीटर। और इस फॉर्च्यूनर गाड़ी में जो किराया दिखा रहा था, यहाँ पे ग्रैब ऐप चलती है टैक्सी की, जैसे अपने उबर ओला चलती है, इधर ग्रैब चलती है मोस्टली साउथ ईस्ट एशिया में। तो 1,11,000 वियतनामीज डोंग दिखा और एक इंडिया के रुपए में मान लो 300 के करीब वियतनामीज डोंग। तो 1,11,000 को 300 से डिवाइड करोगे तो इंडिया के रुपए आ जाएंगे, और 25,000 से करोगे जो कि ज्यादा सिंपल है तो $4.5 निकल के आ जाएंगे। 350 पौने 400 रुपए। लेकिन मेरे हॉस्टल से एयरपोर्ट तक फॉर्च्यूनर से में लेके जा रहे भाई। टैक्सीज वगैरह काफी सस्ती है, वियतनाम काफी सस्ता देश है यार। और वहीं अगर मैं बाइक पे जा रहा होता, आपने देखा है मोटर बाइक पे बहुत सफर करता था। पहली टैक्सी ली है मैंने इस देश में, मेरे को 5-6 दिन हो गए वियतनाम में। टैक्सी नहीं ली थी मैंने अभी तक, बस में सफर किया था या फिर इनके लोकल मोटरसाइकिल में। तो लोकल मोटरसाइकिल में तो मेरे को एयरपोर्ट छोड़ाते हुए मान लो $1-2 में ही, मतलब 100-150 रुपए में एयरपोर्ट तक छोड़ाते हो। पर वो सामान ऑब्वियसली उस पर फिट ही नहीं आता, बाइक पे 2 ही जने बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे मोटरसाइकिल का बहुत रिवाज है, मैंने पिछली वीडियो में बताया। 85% से भी ज्यादा इनकी जो टोटल पॉपुलेशन है हर रोज मोटरसाइकिल पे सफर करती है, काम पे जाने के लिए, आने के लिए, या जिधर भी जाते हैं। थैंक यू ब्रदर, हैव अ गुड डे, बाय बाय। भाई ये जो ऐसे शहर होते हैं ना जिनमें एयरपोर्ट शहर से सिर्फ 10-15 मिनट दूर हो, वो शहर मेरे को बहुत पसंद है। देखो इतनी जल्दी एयरपोर्ट भी आ गया, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। एयरपोर्ट भागना है, एयरपोर्ट इतना दूर है, जाम मिल जाएगा। 10-15 मिनट में अपने हॉस्टल से आराम से एयरपोर्ट पहुँच गए। और अभी मेरी फ्लाइट में 2.5-2.5 घंटे ईजिली बच रहे, शायद 2.5 घंटे भी और बच रहे। वो अपनी फ्लाइट पे लिखे आ गई 15:50 वाली, 3:50 की है जी। काउंटर पे अपना चेक इन है VNT आने के लिए लाओस। चलते हैं अंदर। ये है भाई हो ची मिन सिटी का एयरपोर्ट, लार्जेस्ट सिटी ऑफ वियतनाम। कैपिटल हालांकि हनोई है जो कि नॉर्थ में पड़ती है, हो ची मिन है साउथ में, जिसका पहले नाम था साइगोन। ये इनका एयरपोर्ट है। VietJet एयरलाइन से फ्लाई कर रहा हूँ मैं, और मैंने सुना है बेकार एयरलाइन है, बहुत डिले हो जाती है, कभी कुछ हो गया कभी कैंसिल होगी। और ये है अपना जी काउंटर, ये VietJet के है सारे, भीड़ भी लगी हुई अपने वाले पे। तो चेक इन हो गया भाई, किसी वजह से ना ऑनलाइन चेक इन होने नहीं लग रहा था इनकी ऐप पे, कह रहा था कि भी अनअवेलेबल, एयरपोर्ट पे आगे ही कराना। पर टाइम लगा दिया यार VietJet वालों ने सही में, 40-45-50 मिनट ही लगा दी शायद इस चेक इन लाइन और चेक इन करने में। एक बार इमिग्रेशन करा लूँ फिर आपको लाओस के वीज़ा के बारे में भी बताऊँगा। भाई बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई इधर भी इमिग्रेशन पे यार, टाइम लग जाएगा। तो गेट 8 से 17 उधर और अपना गेट भी 10 है, अभी चला गया, स्क्रीन पर लिखा हुआ था। बहुत देर लगी यार इस एयरपोर्ट पे, सिक्योरिटी में, चेक इन में, इमिग्रेशन में। दिल्ली एयरपोर्ट वाला ही काम था, काफ़ी टाइम लगा दिया। 10 से 14 का रास्ता इधर से है अलग। चलो आ गया अपना गेट नंबर 10, अब इधर बैठ जाते हैं शांति से। लाओस देश जिधर अपन जाने लग रहे हैं उधर अपन इंडियंस के लिए ई वीज़ा है, अच्छी बात है। वैसे आप किसी एम्बेसी से भी ले सकते हो, जैसे वियतनाम में आया था तो हो ची मिन में जो एम्बेसी शायद मैं वहाँ से भी ले सकता था वीज़ा। पर एनीवे ई वीज़ा ठीक रहता है, घर बैठे कर दो अप्लाई। और प्रोसेसिंग टाइम ई वीज़ा का है 3 बिजनेस डे, यानी कि 3 वर्किंग डेज। और मेरा शायद 4 वर्किंग डेज में है मेरे ख्याल, 1 दिन एक्स्ट्रा लगाया उन्होंने। और वीकेंड वैसे ही काउंट नहीं होता, तो अपनी ट्रैवल डेट से एटलीस्ट 1 हफ्ता पहले ई वीज़ा अप्लाई कर देना। हालांकि इधर जाके एम्बेसी में लोग तो शायद आपको 1-2 दिन के अंदर ही मिल जाएगा, मेरे को कोई बता रहा था शायद तुरंत या 1 दिन के अंदर मिल जाता है। पर ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई कर दो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। और मेरे ख्याल से कीमत थी उसकी $50 और बिल्कुल सिंपल फॉर्म था, बिल्कुल सिंपल, किसी एजेंट वगैरह से कराने की जरूरत नहीं है, जाके 5 मिनट के अंदर फॉर्म फिल हो जाएगा। $50 थी शायद फीस, अपने इंडिया के 4,4100 रुपये हो गए। और ट्रैवल के टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्पेशली अपन इंडियंस के लिए रहती है वीज़ाज़ की। इस ट्रिप पे जब से मैं एशिया में ट्रैवल करने लग रहा हूँ, मेरे को वीज़ाज़ की इतनी परेशानी नहीं होने लग रही फॉर्चुनेटली, क्योंकि ये अपने पड़ोसी देश से ही है सारे, तो इन्होंने थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस अपने लिए आसान बना रखी है। और ऑब्वियसली भाई एशिया में, एशिया की
बड़ी पावर्स इंडिया और चाइना ही है। अगर ये देश भी अपने लिए मुश्किल कर दे वीज़ा प्रोसेस तो कहीं जाएंगे। जस्ट अभी मेरे को याद आया कि मेरे पास करेंसी बच रही है वियतनाम की। ये 50,000 का नोट है, इनकी बहुत कन्फ्यूजिंग करेंसी है यार। और ये 10,000, मतलब मेरे ख्याल से ये 80-90 हज़ार रुपये मेरे पास इनकी करेंसी के बच रहे हैं। तो ये लेके कहीं जाएंगे। इधर एक सोवेनियर शॉप इधर देखते हैं कुछ मिल जाए तो। ये 80-90 हज़ार बने, मान लो $4 से भी कम हुए, 300 रुपये इंडिया की मान लो है। एंड हाउ मच वुड दैट बी इन डोंग? 90,000. Yeah, I have exactly 90. Yeah. Which one do you recommend? But it's pretty tiny. Percent dark chocolate. I'll get dark chocolate. Yeah. This one's 76. This is darker, right? Yes. I'll get this one. And how much are the fridge magnets for? Like, let's say this one. It's like $7. It's too expensive. भाई ये एक चॉकलेट आई है जो कि मेरे को पक्का 8 से 10 गुना रेट पे मिली है यहाँ पे एयरपोर्ट पे। इतनी सी पतली सी चॉकलेट 300 रुपये की, बताओ। चलो अब वो पैसे अपने, खैर कभी फ्यूचर में आ जाते काम, कोई नहीं, अब तो बुद्धू बन गया अपना। किसी वजह से ना मेरे कार्ड्स के साथ बहुत परेशानी आई वियतनाम में। मेरे कार्ड काम नहीं कर रहे थे। अमेरिकन एक्सप्रेस का एक वो भी काम नहीं कर रहा था, एक वीज़ा कार्ड था वो भी काम नहीं कर रहा था। मतलब रेयरली किसी जगह पे काम कर रहे थे। अब टैक्सी वगैरह की पेमेंट्स तो सारी मेरी ग्रैब ऐप से हो जाती थी क्योंकि ऐप से मेरा कार्ड कनेक्टेड था। लेकिन फिजिकली किसी भी मशीन पर मैं कार्ड टैप कर रहा था तो हो नहीं रहा था। मतलब यूँ मान लो मैंने 20 बार ट्राई करा होगा ना, तो उसमें से 4 बार चले होंगे मेरे कार्ड सिर्फ। मैं यहाँ पे भाई एयरपोर्ट पे वीडियो बना के बैठा था और ये वियत भाई है। वियत इज हाउ ओल्ड आर यू? 19? वियत भाई ने मेरे को नोटिस करा एंड देन ही नोटिस मी फिल्मिंग। ही approached me and he started a conversation. He said that he really liked the fact that I was filming and that I'm traveling around with a camera. Do you want to do that too? Do you like traveling? Yes, I like traveling. And so you're going to China with your family, right? Yeah, my family. And you're studying architecture? Yes, I'm currently studying architecture in Vietnam. Amazing. तो वियत भाई बोला, मतलब इतना वियतनामीज नेम, आई थिंक इट्स द मोस्ट वियतनामीज नेम दैट यू कैन हियर ऑफ। वियत, इट्स सो वियतनामीज। तो भाई आर्किटेक्चर पढ़ रहा है और बोल रहा था कि मुझे घूमने का शौक है और दुनिया देख के मैं अपना मतलब क्रिएटिविटी बढ़ा सकूँ अलग अलग तरह का आर्किटेक्चर देख के। और एयरपोर्ट पे बैठा था भाई, आगे मेरे से बात करने लग गया। हमारी बात होगी 10-15 मिनट से। इतनी उम्र में 19 साल का लड़का भी आगे ऐसे मतलब अप्रोच कर रहा था, बात करने की, कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब बढ़िया लगता है यार ये देख के ना। एकदम परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा है ये। और जबकि यहाँ पे इतने लोग बोलते दिखेंगे नहीं आपको कि बहुत ठीक से इंग्लिश, पर एकदम फ्लुएंटली बोल रहा है और इंग्लिश भी सीख रहा है। बढ़िया बात है यार, ऐसे लोग मिलते हैं ना मेरे को बढ़िया लगता है। Okay, thank you. बाय ब्रो, टेक केयर, गुड लक फॉर योर लाइफ, गॉड ब्लेस। इसी के साथ ही अपनी फ्लाइट की भी बोर्डिंग शुरू होगी। अरे यार बस में जाना है, सबसे गंदा काम लगता है। अगली में जाना है भाई, अब हमें पट्टी लगा दी। इधर ना धूप से इतना परहेज करते हैं भाई ये लोग। एशिया में धूप में नहीं बैठे हैं कोई भी। 3:45 की फ्लाइट थी, 4 बज गए। अब ये बस हिलनी शुरू हुई है। लग रहा है प्लेन की जगह बस में ही उड़ाएंगे आज। ये रनवे पे ले आया बस ये। और ये ड्राइवर ही पायलट है, इसी में चलेंगे लाओस उड़गेट बस में, क्योंकि टाइम तो लेट हो ही गया। अभी हवा में फ़्लाइट पकड़वा देंगे उड़ा के और हवा में बस में से फ़्लाइट में चढ़ जाओ। ओहो, इन्होंने प्लेन ही लैंड करवा दिया। बोले हवा में मत आओ, हम नीचे ही आ रहे बस के पास। चलो वियत जेट। खोलना ही नहीं है तो बोले अपनी ऐसी तैसी कराओ। ये बेचारे सारे लोग आधे घंटे से बैठे हुए अपनी वेट में। भाई एक नंबर काम कर दिया अभी ये जेट ने तो। एग्जिट रो वाली सीट दे दी, एक्स्ट्रा लेग स्पेस, मज़ा आ गया यार, मुफ्त में दे दी। सारे पाप धो लिए इन्होंने अपने आप। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जब मैं चेक इन लाइन में होता हूँ ना, चेक इन मैंने कर नहीं रखा होता, तो जब मैं बैग चेक इन करा रहा होता हूँ और बोर्डिंग पास ले रहा होता हूँ, तो मेरी हाइट देख के वो अपने आप ही ना सीट अगर खाली हो दे देते हैं। कुछ एयरलाइन नहीं देती, जैसे एयर एशिया बहुत गंदी है, वो नहीं देती। वो तो खाली पड़ी हो सीट, प्लेन में बैठ के तो भी नहीं बैठने देती। वियत जेट ने बढ़िया काम कर दिया। 4:30 हो गए, अभी तक बिठा रखे फ्लाइट में ऐसे ही। फ्लाइट हिली भी नहीं, वहीं की वहीं खड़ी है। सही कहते हैं वैसे वियत जेट के लिए यार, टाइम पर कभी नहीं चलती। 4:45 उड़नी थी, 4:45 बजे तो हिली है, अभी उड़ी नहीं है।
भाग लिए सारे इतनी जल्दबाजी में, अभी तो रुकी भी नहीं ढंग से। रास्ते में भाई बैठ के इनका अराइवल फॉर्म भरा, इतना बड़ा अराइवल फॉर्म था। अराइवल और डिपार्चर का साथ ही दिया था, फ्लाइट की डिटेल्स, पासपोर्ट की डिटेल्स, वीज़ा की डिटेल्स, एड्रेस यहाँ का। एयरलाइन वालों ने ही दे दिया था फॉर्म, और मेरे साथ जो लोग बैठे थे ना उन्होंने मेरे को जगा दिया, बोले ले ये फॉर्म भरो और ले ये पेन ले ले हमारा। मैं उतर के भर लेता है अपने आप। चलो सही है। पूरे 1-1.25 घंटा लेट उड़ाई थी इन्होंने फ्लाइट, और लैंड करी है 1.25 घंटा लेट। तो इसलिए सभी लोग जल्दी में हैं। वियत जेट इसलिए प्रेफर नहीं करते लोग, बहुत डिले होती है। चलो बस कुछ सामान तो नहीं रह गया, अपने को सीट बढ़िया दे दी थी तो मैं तो शिकायत नहीं करूँगा। ये था अपना प्लेन, ये खड़ा। ऑलमोस्ट 50 मिनट लेट आए, थोड़ा सा इन्होंने तेज उड़ा के कवर अप कर दिया, वैसे मौसम भी खराब सही था। स्वागत है भाई सभी का लाओस देश की कैपिटल वियंटियान में। अपना इंडिया गेट लग रहा है ना ये। चलो इमिग्रेशन हो गई अपनी, पासपोर्ट मिल गया, चलते हैं बैग लेने नीचे। भाभी के बैग, वो पूरा बैग मेरा, भागो 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 जल्दी ले लेते हैं। 5 मिनट पहले तो मैं लैंड हुआ था, इतनी जल्दी मेरे सारे काम भी हो गए, ये कैसे पॉसिबल हुआ? 5 मिनट भी नहीं हुए भाई। आजा। मैं आगे ही था, उतर के प्लेन से गया तो इमिग्रेशन भी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी इसलिए, और जो ई वीज़ा वाले थे ना उनका काउंटर अलग था, फिर वीज़ा ऑन अराइवल का काउंटर अलग था, और स्टिकर वीज़ा वालों का काउंटर अलग था, और उसके अलावा कुछ कंट्रीज़ को शायद वीज़ा भी नहीं चाहिए होगा, उनका काउंटर अलग था। तो जिस काउंटर में गया ना, मेरे आगे एक ही लेडी थी, फिर उसके बाद तुरंत मेरा नंबर आ गया। ई वीज़ा देखा और 1 मिनट के अंदर स्टैम्प मार दी, 30 दिन की एंट्री दे दी। क्योंकि ये एशियन कंट्रीज़ में आता है, ASEAN इनका जो ग्रुप है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का, तो उन कंट्रीज़ के जो लोग थे उन्हें अलग काउंटर्स पे जाना होता है, तो काउंटर्स बटे हुए थे वो सारी, इतनी भीड़ नहीं थी। आगे भाई बाहर है, स्वागत है आपका मेरी 99th कंट्री लाओस। ATM वगैरह तो नहीं, पहले सिम कार्ड देखते हैं। किससे ले सिम कार्ड के इतने सारे काउंटर थे। कंपनी अच्छा वो यूनिटेल है, सारे सिम कार्ड के भाई। इधर की करेंसी है लाओशियन किप, और $1 में होते हैं 22,300 लाओशियन किप, अपने भारतीय ₹1 में होते हैं 265 लाओशियन किप। इधर से ही भाई मैंने थोड़ी करेंसी भी एक्सचेंज करा ली, कार्ड तो एक्सेप्ट कर नहीं रहे थे, डॉलर थे $40 एक्सचेंज करा लिए। लोकल ऑनलाइन 22,300 का रेट था शायद, इन्होंने 23,000 का दिया रेट। इधर ग्रैब टैक्सी तो दिखाई नहीं रहा, इस देश में काम ही नहीं करती। सिम वालों से ही पूछ के आता हूँ कैसे हो गया टैक्सी। फटाफट ही हो गया अपने सारे काम, सिम भी 2 मिनट में मिल गया। मतलब पता नहीं $2-3 का था सिम, मैंने जो पैसे एक्सचेंज कराए थे उसमें से दे दिया, पता नहीं एग्जैक्टली 150 रुपये का था, 200 रुपये का था, 250 का होगा मैक्सिमम, जिसमें 15 GB डाटा है, 10 दिन तक वैलिड है। खूब डाटा मिल गया, अपना काम आराम से चल गया। अब बाहर आ गया टैक्सी के लिए, यहाँ पे ना ग्रैब ऐप नहीं चलती। मैंने ग्रैब खोल के देखा तो देखा कि भी इधर तो है ही नहीं। तो फिर मैंने सिम वाली लड़की से पूछा, वो बोली इधर इन ड्राइव ऐप चलती है। तो इन ड्राइव ऐप से मैंने टैक्सी करा ली यहाँ से अपने हॉस्टल की। और वो इन ड्राइव ऐप भी ना थोड़ी अलग सी है, उसमें खुद का प्राइस ऑफर करना होता है। उस प्राइस पे जो भी ड्राइवर चलने को तैयार होगा वो आपकी राइड एक्सेप्ट करेगा, फिर वो आएगा। तो राइड मेरी एक्सेप्ट हो चुकी है, ड्राइवर की लोकेशन यही है बाहर कहीं। तो देखते हैं, गाड़ी ढूंढ के बैठते हैं। बैंक का मैं आपको बता रहा था ना, ऑफिशियल रेट देंगे यहाँ की लाओशियन किप $1 में 22,000 का रेट है। जिससे सिम लिया था मेरे को 23,000 का रेट दे रही थी, तो मैंने $40 उनसे एक्सचेंज कराई लिए। क्या पता इस देश में भी ATM मेरा काम ना करे, जिस तरह वियतनाम में परेशानी आ रही थी। तो एक बार थोड़ा सा तो कैश ले ही लिया मैंने। 58 नंबर है मेरी गाड़ी के एंड में, यही तो नहीं ना, ये तो 56 है इसके एंड में। उधर सीट दिखा रहा है लोकेशन, पता नहीं कौन सी है। ये रही भाई, मैं पहले लेफ्ट साइड चला गया था। इन ड्राइव, हेलो, थैंक यू, कैन आई सिट इन द फ्रंट? या थैंक यू, नाइस कार, थैंक यू। इसमें ना जैसे मैंने आपको बताया कि भी खुद का प्राइस कोट करना होता है, मैंने 60,000 कर दिया। मैंने सोचा ठीक है, अगर कम होएगा तो बढ़ा दूंगा, इसमें ज़्यादा होएगा तो कोई तभी कर ही लेगा एक्सेप्ट। उसमें रिकमेंडेड में लिखा था 60,000, मैंने 60 कर दिया, और 1 सेकंड में ही इस भाई ने एक्सेप्ट कर लिया। और 60,000 तो कितने बने भाई, $3 ही पूरे नहीं हुए, कितने 200-225 रुपये होंगे अपने। और सफ़र दिखा रहा था मेरे ख्याल 13 मिनट की यहाँ से ड्राइव है, पर सही है यार। इस हिसाब से लाओस भी काफ़ी सस्ता ही देश मिलेगा। गाड़ी भी मस्त है इसकी भाई की, थोड़ी सी बूंदाबांदी यहाँ पे भी होने लग रही है, पर हाँ गिल्ला तो नहीं है, हल्की सी हो रही है। छतरी की जरूरत नहीं अपने को। बढ़िया बात है कि वियंटियान ने जो इनकी कैपिटल सिटी है लाओस जिस तरह बनाया है, इसका एयरपोर्ट भी शहर से बहुत नज़दीक है, मतलब 4.5-5 किलोमीटर ही है जो मेरा हॉस्टल है एयरपोर्ट से। और वेडनेसडे का दिन है, शाम के 7 बजने में 2 मिनट है, और सड़कें उस हिसाब से खाली पड़ी है।
मतलब इतनी भीड़ से नहीं लग रही। जैसे होचिमिन तो बहुत टूरिस्ट था यार, इतने टूरिस्ट इंग्लैंड से, इंडिया से, यूरोप के तो और जगह दिखते ही है, अमेरिकन भी थे, बहुत टूरिस्ट था यार होचिमिन तो, एक्सट्रीमली टूरिस्ट थी। ये जो इनकी कैपिटल सिटी है ये थोड़ी मेरे को अभी तक तो नहीं लग रहा है कि नहीं होगी उतनी। लाओस देश का ना ऑफिशियल नाम है लाओ पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी कि LPDR। इसलिए आपको कई जगह LDR लिखा मिलेगा लाओस की जगह, यानी कि लाओ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मतलब P हटा के, पीपल्स हटा के छोटा करने के लिए। तो बहुत जगह लाओस को रेफर करने के लिए LDR भी लिखा होगा। आप सोचोगे LDR क्या है, तो इसी देश के नाम के लिए है वो। इधर से है मेरा हॉस्टल कहीं। Is this nightlife area of Vientiane? Yeah. Oh, It's that's a why center. center. Okay, so many bars and pubs. Yeah, you can walk Hmm. from hotel. Here. And is Vientiane safe? Is it safe? Safe. Okay, for tourists. Yeah, you can walk anywhere. Okay. सही लग रहा है अभी तक तो शहर। अपन सेंटर में आ गए बिल्कुल, अपने हॉस्टल की लोकेशन भी देख सकते हो आप, आगे बस 1 मिनट दूर है। खाने पीने की दुकानें हैं मेरे लेफ्ट में, एक ये क्या है आई सेंटर, अच्छा ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये सारी चीज़ें। फिर आगे होटल वोटल शुरू हो गए, एक आधे ये इलेक्ट्रॉनिक्स की और दुकानें इधर, पीछे बार्स कैफेज रेस्टोरेंट्स थे, एक किनारे पे और जूस की दुकान और कोई लोकल इन है स्नैक्स की। ये अपनी हॉस्टल की सड़क है और इस पे साइड में खूब सारे रेडी वाले हैं, मांस वगैरह बेच रहे हैं शायद ये तो सारे, खूब सारी रेडी है देखो खाने की इधर। Is here? I think it should be here, yeah. The location says. चलो कैश मेरा बैग में पड़ा है। इधर ना कार्ड से पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था इस ऐप में, मतलब कैश ही देना पड़ेगा। 60,000 है ना, तो देख लो अपने वही $2.5-3। गाड़ी 1 नंबर की थी यार, चाइनीज है, इलेक्ट्रिक। दिस इज 50 and 20, राइट? Yes, I give you back 10. No, it's okay, you can keep it. Yeah. Thank you so much. बाय। मेन रोड पे दिखा नहीं था अपने हॉस्टल, तो इधर गली में लेके उतर गया मैं, क्योंकि उधर भीड़ सी भी थी। मैं बोला मैं पैदल चला दूंगा थोड़ा सा आगे पीछे। 70,000 दे दिए मैंने, 60,000 का वो था। कोई नहीं, बढ़िया बंदे थे। अब हॉस्टल ढूंढते हैं यार। आज प्राइवेट रूम ना इनका सोल्ड आउट था और डॉर्म में सोना पड़ेगा आजकल ना, मेरे को डॉर्म शेयर करने में मज़ा नहीं आता। इधर इतने सारे बच्चे आए होते हैं यार। लोकेशन तो ये दिखा रहे, यही होगा हॉस्टल शायद, कहीं लिख ही नहीं रखा इन्होंने। कॉफी हाउस है तो कोई। डू यू नो वेयर इज द हॉस्टल? बार्न्स हॉस्टल, दिस वन? ओके, कह तो रहे यही है सामने रेडी वाले। ये तो कॉफी शॉप, पता नहीं हॉस्टल के अंदर ही होगी, पूछते हैं। वेयर इज द हॉस्टल? बार्न्स हॉस्टल, राइट हेयर। यही है भाई। पेन प्लीज। इट्स ओके, थैंक्स। राइट में कॉफी हाउस है, लेफ्ट में हॉस्टल है। मैंने हॉस्टल वर्ल्ड से बुक किया और ये देखो हॉस्टल वर्ल्ड से इन्हें अवार्ड मिला हुआ है 7th बेस्ट हॉस्टल वर्ल्ड वाइड। ये किचन है, इधर भाई की स्कैन हो जाएगी और गेट खुल जाएगा, पर वो की चेंज कर रहा है, खुला नहीं। ये बाहर कॉमन एरिया बैठने का, इस पे चेस का वो लग रखा है, स्टिकर सा खेलना हो तो। इधर साइकिल्स है, साइकिल भी रेंट कर सकते हैं घूमने के लिए। वो किचन थी, किचन रात के 10 बजे बंद हो जाती लेकिन, और सुबह 7:30 से 10 बजे का ब्रेकफास्ट टाइम है शायद। थैंक यू। हॉस्टल में चेक इन करके बेड पे सामान वामान रख के मैं चला गया था हाथ मुंह धोने वॉश बेसिन पे। फिर बाथरूम में जाने लगा तो ऑक्यूपाइड था, पर मेरे को बाथरूम में ना बदबू सी आई कि अंदर बैठ के कोई गांजा पी रहा है, तो मेरा मूड साफ हो गया बहुत ज़्यादा। तो एक बार तो मेरा मन करा कि कोई होटल करा लेता हूँ, एयरबीएनबी करा लेता हूँ, यहाँ नहीं रुका जाएगा। पर फिर मैंने सोचा चलो रात ही काटनी है, नींद आ जाएगी थोड़ी देर में, कुछ खाना खाता हूँ। फिर थोड़ी देर में मन शांत सा हो गया, मैंने सोचा चलो कोई नहीं, अब आगे तो यहीं रुक जाते हैं। अब टूरिस्ट ना मोस्टली जो भी कंबोडिया कह रहा हूँ, लाओस देश में जो आते हैं, इनकी कैपिटल सिटी में ना वियंटियाने जिधर अपन फिलहाल है, ये बहुत टूरिस्ट ही नहीं है। आप लोग नोटिस कर ही चुके, थोड़ी मैंने रिसर्च करी भी तो मैं और जान चुका, और लोगों से भी सुना। मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो जाते हैं लुआंग प्रबांग। अब लुआंग प्रबांग जो है वो वियंटियाने जिधर अपन फिलहाल है इनकी कैपिटल सिटी, इधर से 300 किलोमीटर दूर है, और बाय रोड इधर से उधर का सफर दिखा रहा है 6-7 घंटे का, तो यानी कि काफी लंबा सफर है। पर यहाँ से हाई स्पीड ट्रेन चलती है, 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलती है शायद वो,
वो 2 घंटे में पहुंचा देती है वियंतियाने से लुआंग प्रबांग। और यही हाई स्पीड ट्रेन आगे कुनमिंग भी जाती है चाइना में, तो यहाँ से चाइना में भी उस हाई स्पीड ट्रेन में जा सकते हैं। एनीवे, तो मैंने सोचा यार 2 दिन इस शहर में क्या करूँगा, कुछ लग भी नहीं रहा, वापसी भी आना इधर, क्योंकि फ्लाइट वापसी की मेरी चाइना की यहीं से है। मैंने अभी से 6 दिन बाद ही यहाँ से बीजिंग की फ्लाइट करा ली चाइना जाने के लिए, तो मैंने सोचा दोबारा आना ही है इस शहर में, और इतना कुछ लग नहीं रहा, तो अपन सीधा लुआंग प्रबांग पहुँचते हैं। 12 गो करके वेबसाइट है जिसपे से टिकट करवा सकते हो आप, वो हाई स्पीड ट्रेन की, इधर से लुआंग प्रबांग या फिर और जगहों की। पर उस वेबसाइट पे जब मैं गया तो कल की ट्रेन दिखा नहीं रहा था। मैं मिनिमम परसों की करवा सकता हूँ, शायद 1 दिन एटलीस्ट एडवांस में करानी होती हो। पर मैंने सोचा टूरिस्ट आते तो ज़रूर हॉस्टल में से भी लोग जाते होंगे, तो मैंने रिसेप्शन पे जाके अलग से पूछा, तो वो बोले हाँ एक टूर कंपनी के थ्रू हम आपकी करा देंगे, और इन्होंने मेरी कल दिन की करा दी। मैंने भी सोचा 2 दिन रुक के क्या करूँगा, कल ही निकल जाते हैं और फिर वहाँ से वापस आके दोबारा जो कुछ बच जाएगा इस शहर में तब घूम लेंगे। तो मैंने कल की ही करा ली। कल 3:30 बजे की दोपहर की ट्रेन है, 4 बार चलती है शायद दिन में, सुबह 9 बजे, 1:30 बजे, 3, 3:30 बजे और एक उसके बाद की शाम सी की भी थी शायद, 4 या 5 ट्रेन थी। तो मैंने दिन वाली करा ली। आराम से यहाँ से 2 बजे निकलना पड़ेगा, क्योंकि 40-45 मिनट दूर है यहाँ से जो ट्रेन स्टेशन है। और उस ट्रेन की टिकट में इंक्लूडेड है, मेरे ख्याल $31 लगे हैं मेरे, US डॉलर, 2,500 रुपये अपने इंडिया के। उसमें ट्रेन की टिकट भी आ गई शायद 2nd क्लास की, और यहाँ से बस स्टेशन तक की गाड़ी भी इंक्लूडेड है। जिस ट्रैवल एजेंसी के साथ उसने मेरे को टिकट बुक करके दी है वही मुझे हॉस्टल से पिकअप कर लेंगे। अभी तो इन्होंने एक रिसीट सी दे दी कि भी पैसे पे कर दी इसने, और ट्रेन स्टेशन में जाके मेरे को ट्रेन की असली टिकट मिल जाएगी। हालांकि ये 2nd क्लास की हुई है, 1st क्लास तो शायद हॉस्टल पे भी जो लड़का था उसे इतनी ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती थी, बस होगी टिकट वही बहुत है। अब कुछ खाना तलाशते हैं। ये सेंटर का इलाका है वियंतियाने का, आप लोग जानते ही हो अपना हॉस्टल, बढ़िया जगह है वैसे तो सिचुएटेड है। ये पता नहीं ईस्ट एशियन रेस्टोरेंट्स है जो भी है, पर ये सब खाने तो मेरे को पसंद नहीं आते, नूडल पूडल और ये अलग तरह के मांस। सुपरमार्केट है, इससे दूध ले ही चलते हैं यार। सुपरमार्केट के साथ में ना एक बीड़ी सी गली थी, इस गली में एक ढाबा टाइप सा दिखा रहा था, गूगल पे मैंने भी देखा, पर वो 10 बजे बंद हो जाता है, और अभी वक्त हो गया 9:32। तो मैंने सोचा ढाबा सा देखाता हूँ, उस पर ऑर्डर सा दे आऊँगा अगर वो खुला है तो, और बोल दूंगा इतने बना दो, मैं अपना दूध दाद ले लूँगा आके मार्केट से, क्योंकि अगर खाना खा के जाऊँगा तो 10 बजे के बाद क्या पता मार्केट भी बंद हो जाए। ये है ढाबा सा शायद अपना देसी स्टाइल, फर्राटा चला दिया। ये खाने का मेन्यू, और जो भी खाना खाना है ना उसका नंबर लेके इधर इस पे लिख दो और ये वो चीज़ बना लाएंगे। अरे इस पे इंडियन पाकिस्तानी खाने हैं सारे, पर मेरे को कोई इंसान, शायद जो शेफ़ है ना मेन, वो इंडियन या पाकिस्तानी है, मैंने गूगल पे देखा और रिव्यूज़ बढ़िया इसके। वो देखो दाल करी मखनी, अब ये 40,000 35,000, इसको 22,000 से डिवाइड करो तो US डॉलर आ जाएंगे, 265 से डिवाइड करो तो इंडियन रुपये आ जाएंगे। आसानी के लिए 22,000 से कर लेते तो $1.5 ही हुआ, मतलब कितना इंडिया के 125 रुपये की दाल, 150 रुपये की दाल मखनी। ये तो इंडिया से भी सस्ते, इंडिया के ढाबे वाले रेट है भाई, इंडिया के बाहर वो भी चना मसाला 150 रुपये के। बढ़िया लग रहा है ये तो, बढ़िया डिनर हो जाएगा। समोसा है 100 रुपये के 2 समोसे, इंडिया के बाहर भाई ये रेट तो मिलने नामुमकिन है शायद इंडिया के बाहर। मैंने आज तक इससे सस्ता रेस्टोरेंट या कोई ढाबा नहीं देखा, और इसका टेस्ट भी बढ़िया बताया। चलो मैं ऑर्डर करता हूँ भाई। मैंने कर दी प्लेन चपाती, अपनी गेहूं वाली रोटी, और साथ में सब्जी, और साथ में बनाना लस्सी, यानी कि केले की लस्सी। पी नहीं पहले कभी, पर आज पी के देखते हैं। सुपरमार्केट का ही मैंने गूगल पे टाइम देखा तो 10 बजे तक ही दिखा रहा है। ऑर्डर दे दिया मैंने, और वो बोले कि भी 15-20 मिनट तो लगेगी। मैं बोला हाँ ठीक है, मैं आराम से 5 मिनट में आ रहा हूँ, सुपरमार्केट से सामान लेके इतना खाना बना दो मेरा। बिल्कुल मतलब ऐसी गली में कोई इमेजिन ही नहीं कर पाएगा कि इधर कोई रेस्टोरेंट भी हो सकता है। कोने में जाके ऐसा छोटा सा ढाबा था, और ये था लेफ्ट साइड में मिनी बिग सी करके सुपरमार्केट। बाहर ही ATM भी लगा हुआ है। मैं सुपरमार्केट में ना ये इनके लेने ड्राई फ्रूट्स लेने आ गया था, नट्स वगैरह। कोई भी चीज़ उठा लो 100% तो उसमें नट्स मिलेंगे ही नहीं। इंग्रेडिएंट ज़रूर देख लिया करो यार लेते टाइम। अब ये थाई में लिख रखा है, लाओ भाषा लिख रखी है, पता नहीं क्या। अभी इसमें भी देखो थोड़ा सा समझोगे तो इंग्रेडिएंट्स में पीनट्स 97% है, बाकी पाम ऑयल और पता नहीं नमक वमक और चीज़ें। सिंपल सिर्फ ड्राई फ्रूट्स लेने मुश्किल हो जाते हैं कई बार। ये लिए मैंने काजू, अब इसमें भी काजू 100% नहीं है, 95% काजू है। फिर ये कुछ और चाइनीज़ में लिख रखा है पाम ऑयल होएगा, और फिर ये प्रिजर्वेटिव्स वगैरह इसमें पता नहीं क्या क्या डालूंगा। सबसे सिंपल पैकेट मेरे को ये दिखा था अनसॉल्टेड एंड रोस्टेड। इसके इंग्रेडिएंट्स देखो, 96% पीनट्स, 4% पाम ऑयल, इसमें भी एलमंड्स 96%, 3% पाम ऑयल, 1% नमक, फिर उसके बाद फर्मिंग एजेंट
फिर उसके बाद स्वीटनर, फिर उसके बाद आर्टिफिशियल ऑर्डर भी, मतलब खुशबू के लिए भी डिओड्राइज कर रखे हैं ना यार। कुछ भी नहीं ले सकते आजकल तो सुपरमार्केट से यार, बताओ, खास कर ऐसी जगह। इधर से सेब ले लिए। वैसे मैं फ्रूट्स का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि लेके इतना ट्रैवल नहीं कर सकते, जल्दी ख़राब हो जाते हैं ना, पर कोई नहीं। अब भाई मेरा बिल आया 2,03,000। थैंक यू, बाय। और इतने बड़े सुपरमार्केट में भी ये लोग यार कार्ड नहीं लेते थे, सिर्फ कैश। मतलब $10 के करीब बिल आया मेरा। पानी की बोतलें और दूध लिए मैंने 2। सेब महंगे पड़ गए होंगे, मैंने रेट ही नहीं देखा, जोश में उठा लिए तभी। आ गए भाई अपन वापस। अपनी लस्सी तो तैयार पड़ी है, अपने आती रोटी भी आ गई भाई। ये रही सब्जी, ये रही रोटी, वो रहा सलाद तो मंगाया नहीं था, इन्होंने फ्री में दे दिया, शायद मज़ा आ गया। खुराक तो दोस्तों अपनी पूरी है ही। मैं बोला 1 प्लेट और लगाओ सब्जी है, मैंने चने की सब्जी और बनवा ली। ये था पता नहीं चिकन बटर मसाला है कुछ, और रोटी अपनी खत्म हो गई, रोटी और आने लग रही है। लस्सी 1 नंबर की मज़ेदार भाई। पेट हो गया फुल, और ये सारा खाना अपने लिया खा। मेन्यू देख के जो इतना सस्ता लग रहा था, पर बिल आया अपना 194,000 का, यानी कि 1,94,000 इनकी करेंसी। US के $8 कुछ, बने इंडिया के 700 रुपये कुछ। लेकिन ये याद रखना, ये मैंने 2 जनों के हिसाब का खाना खाया, अकेले का नहीं खाया। 2 जनों का खाना खाया, तो 1 जने के हिसाब का तो 350 रुपये ही बना। चलो थोड़ा कैश भी निकलवा ही लेते हैं यार, जरूरत पड़ती रहती है यहाँ। कौन से निकलवाए? इंडो चाइना बैंक, के बैंक। इंडो चाइना से निकलवाते हैं पैसे, बस ना ले ऊपर से। प्लीज़ वेट। अपन कितने निकलवाए यार? एक तो ऐसे देशों में ना करेंसी भी इतनी कंफ्यूजिंग हो जाती है, इतनी बड़े नंबर्स होते हैं, आइडिया नहीं लगता कितने कटवाए कितने ना निकलवाए। कैश विड्रॉल ये है 1 stands 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ये 2 मिलियन है, 3 मिलियन है मेरे ख्याल। 3 मिलियन ये मैक्सिमम देगा अपने को, 3 मिलियन ही ले लेते हैं। इतने तो $140 बढ़ेंगे 3 मिलियन अपने 12-13 हज़ार रुपये। 40,000 रुपये लेगा, कितने हो गए? अच्छा $2 है, $150 हुए। एक बार कैंसिल करते हैं। कैंसिल की स्पेलिंग तो ठीक कर लो, पैसे बाद में मांग लियो, स्पेलिंग आती नहीं, पैसे दे दो इन्हें। अब इस पे 7 वाले पे और ट्राई करते हैं, अपने $150 बचेंगे या नहीं बचेंगे। ये तो कार्ड लेके ही राजी नहीं है, कार्ड ही नहीं जान लग रहा, तो ले यार। छोड़ो भाई, इतने भाव नहीं चढ़ाने किसी बैंक के, कार्ड ही नहीं ले रहा अंदर, नहीं निकलवाने यहाँ से। चलो ये रहा एक और ATM, साकोम बैंक, इस पे ट्राई करते हैं। ले भाई, पिन भर दिया। अब ये कह रहा है ट्रांजैक्शन फी ये लेगा, मैक्सिमम इस बैंक की फीस है 20,000, यानी कि $1 से भी कम, और वो भी कब है? 2 मिलियन तक तो ही लेगा एक सिर्फ, और अपने 5 मिलियन पे जाके लेगा 20,000। 5 मिलियन तो कटवाना ही नहीं अपने को, अब तो 3 मिलियन कटवा देंगे, बहुत है। 50,000, ये 2 मिलियन, अदर अमाउंट 3 मिलियन ले लेते हैं। 30,000, 30 लाख, 1 stands 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। 30 लाख मतलब 3 मिलियन। कर दो भाई एंटर। अरे मेरे अभी याद है, मेरे खाते में शायद जितने पैसे ही नहीं है। ओहो, पहले तो पैसे ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। मैंने मेरे खाते में पैसे डाल लिए, लेकिन ये वाला जो ATM है 2 मिलियन से ज़्यादा, यानी कि 20 लाख इनकी करेंसी ज़्यादा देगा नहीं। अब 20 लाख कितने बने? $100 भी नहीं बने। उसमें क्या है इस देश में? कुछ भी, मतलब इस देश में तो बहुत कुछ आ जाएगा, पर पैसे इतने नहीं बने ना वो। चलो एक और ATM से निकलवा लिए भाई मैंने 30 लाख के, और इस पे जो आप फोटो देख रहे हो ये इनके फॉर्मर प्रेसिडेंट है और फॉर्मर लीडर थे लाओ देश के सोने फोम विहाने। चलो भाई, बाकी भाई एक्सचेंज रेट गंदा मिला है बहुत ज़्यादा मेरे को। कटने चाहिए थे मेरे 11,400, पर कटे 12,400, तो 900 रुपये 1,000 रुपये फालतू कटे है एक्सचेंज रेट के हिसाब से। आज का जो रेट है पता नहीं अब क्या कर सकते हैं। फिर भी चलो अपने पास करेंसी होगी लोकल इंडिया के 11,500 रुपये के इक्विवेलेंट। 3 मिलियन या फिर 30 लाख लाओशियन किप। अब जाके सोते हैं, थकावट बहुत होगी, 10:30 पौने 11 बज गए, कमरे में जाके थोड़ी देर लेट के सो जाएंगे। कल क्या करेंगे वो कल ही देखेंगे। चलो भाई, उम्मीद करता हूँ आज का सफर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। गुड नाइट।